आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के संदर्भ में जितने भी एमसीक्यू एसके अरोरा की बुक में दिए हैं उनको डिस्कस करेंगे और कोशिश रहेगी कि जिस इस बुक में जितने भी प्रश्न हैं उन सबको एक ही वीडियो में कवर कर दिया जाए। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यहाँ से कई सारे एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जो कि 1802 में लिखी गई थी, वाज ओरिजिनली कॉल्ड। तो इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लीच गैदरड। क्वेश्चन नंबर 2 है दिस ओल्ड मैन आई मीट अ फ्यू हंड्रेड यार्ड फ्रॉम माई कॉटेज एट टाउन ग्रासमेयर एंड द अकाउंट ऑफ him is taken from his mouth. This is the reference that Wordsworth gives and it resulted in a poem. Which poem? तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस पोएम से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विच पोएम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्टर ऑफ ए हैप्पी वॉरियर। करेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर ये लिखी गई थी लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद में। वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाई, तो वर्ड्सवर्थ के जो भाई की डेथ है या मृत्यु है वो किसके द्वारा हो गई थी? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शिपरेक। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच भी यूज हुआ है पास्ड अवे, यानी कि जो बहुत ही अनप्लेजेंट थिंग थी जैसे कि डेथ, उसको पास्ड अवे से थोड़ा चेंज किया गया। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक साथ आपको कई चीज़ें, जैसे आप कोई भी प्रश्न पढ़ें तो वहाँ पे ध्यान रखें कि कौन से प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है और कोई फिगर ऑफ स्पीच तो नहीं है। तो इस तरीके से और कोई वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है तो वो ये इस 3-4 चीज़ें आप दिमाग में लेके चलेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस एक साथ होती रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इजी स्टेटमेंट है ये, सॉरी लाइन है ये, ओड टू ड्यूटी। लाडोमिया इज, तो ये लाडोमिया एक नरेटिव पोएम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है ये। इसकी समरी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, वेयर डू दिस लाइन अपीयर? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा टू लूसी। इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी द पोर्शन, whom is Wordsworth रेफरिंग टू? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डोरोथी वर्ड्सवर्थ। डोरोथी वर्ड्सवर्थ है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी। माइकल इज अ पेस्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट द पथेटिक लाइफ ऑफ ए शेफर्ड माइकल, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन? पथेटिक लाइफ का मतलब होता है ग्रामीण या जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का जीवन होता है उसको बोलते हैं पथेटिक लाइफ। तो उसके बेटे का नाम था, वो था ऑप्शन सी ल्यूक। ल्यूक उसके बेटे का नाम था और उसकी जो कॉटेज थी उसका नाम इवनिंग स्टार था। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हर्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन्स आर इन, तो ये टिंटन एबी में है और ये लाइन वर्तमान परिदृश्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेचर रिटेलिएट करती है अगर इंसान उसको अत्यधिक क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है। तो वही यहाँ पे मतलब है, अगर नेचर से आप कोई भी मनुष्य जो नेचर से प्रेम करता है या जिस देश में नेचर की कदर की जाती है तो वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं कम से कम होती हैं। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ मेंशन अबाउट बंस एंड द चैटर्टन इन द पोएम, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंट। नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मोर्न, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? तो पील काशल की ये लाइन है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पील काशल। द पोएम एलेजिक स्टेंजा वाज सजेस्टेड बाई अ पिक्चर ऑफ पील कासल इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाई, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट। ऑप्शन ए। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, दिस लाइन अपीयर इन, तो ये लंदन 1802 जिसका अनदर टाइटल है टू मिल्टन, तो इसकी ये लाइन है। Thou Saul was like a star and dwelt apart. Whose Saul is Wordsworth referring here? तो यहाँ पर जो साउल का जो साउल दी है ये किसके संदर्भ में दी है? तो ये जो वर्ड है ये संबोधित करता है मिल्टन को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्टन।
द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ र्यूथ इज, तो र्यूथ है जो अनदर नेम है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर का। The language of poetry is a selection of the real language of man in a stage of vivid sensation whose opinion is this। तो ये वर्ड्सवर्थ का ओपिनियन है। फिलहाल तो वर्ड्सवर्थ कवर कर रहे हैं तो आपको ये आंसर आसानी से आ जा रहा होगा, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको ये याद कर लेना है किसी भी चीज़ से कनेक्ट करके। विविड सेंसेशन, और जो वर्ड्सवर्थ का जो एक रचनाएं हैं उनकी, उनमें मुख्यतः जो प्राकृतिक प्रेम है, सेंसेशन है, उसकी ज़्यादा बात हुई है, तो या इस तरीके से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट मे बी सेफली अफर्म्ड दैट देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन हुज कमेंट इज दिस। तो ये भी मिल्टन का, सॉरी, वर्ड्सवर्थ का कमेंट है पोइट्री के संदर्भ में। Coleridge was the first to criticize Wordsworth theory of poetic diction in, तो जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है यहाँ पर एस.डी. कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन को क्रिटिसाइज किया था। वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विद हिज सिस्टर डोरोथी एंड कॉलरिज एट एल्फक्सटेन, बट फॉर द लास्ट 50 years of his life lived first at Dove Cottage, Grasmere, and finally at Redalmount। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ प्रिल्यूड। तो प्रिल्यूड का जो सबटाइटल है वो है द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट हो सकता है। प्रिल्यूड इज इन, तो प्रिल्यूड है ये 14 बुक में लिखी गई थी, तो 14 बुक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इमोर्टलिटी ओड। तो इमोर्टलिटी ओड है ये टाइटल है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 टू 1806। तो ये इसका कंप्लीट टाइटल है। Which poem was Wordsworth called a child best philosopher, mighty prophet, seer blast। तो ये इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी ओड से ली गई लाइन है, वहाँ पर इस संदर्भ में बात हुई है। द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन एबे is composed of few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Way during a tour July 1398। Wordsworth revisited the place in 1798। When did he visit Tinton Abbey first? तो फर्स्ट विजिट थी 1793 में, और सेकंड विजिट थी 1798 में, और जो थर्ड विजिट थी वो कब थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ज़रूर से। 3 विजिट इन्होंने टिंटन एबे की थी, जो तीसरी थी वो कब की थी। आई वंडर्ड अ लोनली चाइल्ड एज अ क्लाउड हुज लाइन इज दिस। तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10,000 saw I at a glance, what did Wordsworth see at a glance। तो डैफोडिल्स की यहाँ पे बात हो रही है, और यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबली। Proteus is a Greek she god who can assume different shapes। The other Greek she god is Triton who rises with his conch which he blows in order to calm the waves। Where do these two gods appear in the Wordsworth। तो ये जो दो भगवान हैं, गॉड हैं, ये सी गॉड हैं, ये वर्ड इज टू मच विद अस में इनकी बात हुई है। अब इसको कई बार कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो इस प्रश्न को आप वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखें। नेक्स्ट है द सी दैट बेयर्स हर बॉशम टू द मून, दिस लाइन इज इन, तो द वर्ड इज टू मच विद अस। द लाइन दैट शेक्सपियर स्पीक द फेथ एंड मॉरल्स होल्ड विच मिल्टन्स हेल्ड अपीयर इन। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज़ नॉट टू बी थॉट ऑफ दैट फ्लड। तो ये इस सोनेट से ली गई लाइन है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल इज, तो अभी बताया था इवनिंग स्टार। लिटिल अ ब्रूक दैट डिड बट क्रॉस अ लोनली रोड एंड न्यू शीन हर्ड एंड फेल्ट एंड कट एट every turn, companion never lost through a many a league maintained for me, or shaving intercourse with my true self। These lines are from the Prelude book 10। Here he tells about the influence of, तो यहाँ पर अपनी बहन के प्रभाव की बात इसमें हो रही है।
द मून डथ विद डिलाइट लुक अराउंड हर व्हेन द हेवेंस आर बेयर वेयर डू दीज लाइन अपीयर। तो इमोर्टलिटी ओड की लाइन है। अब देखिए, लुक अराउंड हर व्हेन द हेवेंस आर बेयर, तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, और ये लाइन देके भी आपसे फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे पूछा जा सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच का जब मैंने सारी वीडियो कराई थी तो उसमें ये एग्जाम्पल था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताएं। वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉज वेयर डज दिस लाइन अपीयर। तो ये जो लाइन है ये कहाँ पे हुई है अपीयर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, द फाउंटेन। फर्स्ट लाइन ऑफ अ प्रिल्यूड इज, तो ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये प्रिल्यूड की लाइन है। It was an act of stealth and troubled pleasure. This is about an episode in Prelude. Which episode? तो ये बोटिंग एपिसोड की बात हो रही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक अ हारमोनी इन म्यूजिक दीज लाइन अपीयर इन, तो ये प्रिल्यूड 1 की लाइन है। Praise to the end, thanks to the means which nature designed to employ. These line are from, तो ये लाइन है प्रिल्यूड से, प्रिल्यूड फर्स्ट से। A 6-year darling of a pygmy size to whom is Wordsworth referring, तो यहाँ पे कॉलरिज की जो बच्ची थी, कॉलरिज चाइल्ड, उसके संदर्भ में यहाँ पे पिग्मी साइज ये वर्ड है यूज हुआ है, डार्लिंग ऑफ ए पिग्मी साइज। द स्टिल एंड सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस लाइन इज फ्रॉम, तो ये लाइन है टिंटन एबे की। टिंटन एबे काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है और इसकी एक एक लाइन काफ़ी गूढ़ रहस्य उसको समाये हुए है। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द गेंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो जॉन क्राउन रॉन्सम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who calls Wordsworth a mountain the most massive in the lofty range which is called the romantic revival, तो ये जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा जेसी स्मिथ। ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि हटके है थोड़ा। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो अर्नोल्ड ने बोला है वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वर्ड्सवर्थ के संदर्भ में अर्नोल्ड का। व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ, तो अ लॉस्ट लीडर। लॉस्ट लीडर ये बोला है ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को, और इसको कई बार पूछा गया है। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ मोरन इंच, तो यहाँ पे पीवी शैली, कई बार इसको भी पूछा गया है। ये जो क्रिटिक्स हैं वर्ड्सवर्थ के संदर्भ में, रॉबर्ट ब्राउनिंग और पीवी शैली, तो आप इनको एक पेज में लिख लें कि किस किस लेखक ने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है, और एक कोई वर्ड जो उसने इम्पोर्टेंट यूज़ किया है उसको उसके सामने लिख लें। जैसे कि पीवी शैली तो क्या यूज़ किया, मॉरल इंच, ब्राउनिंग लॉस्ट लीडर। तो इस तरीके से एक तरफ जो क्रिटिक्स हैं उसके वो, और दूसरी तरफ उन्होंने कौन सा वर्ड यूज़ करके क्रिटिसाइज किया है वो। तो आप इस तरह से एक पेज पे लिख लेंगे, आपको बहुत कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक बार देख लेना है 3-4 दिन लगातार सुबह सुबह, बस आपको याद हो जाएंगी। Who points out that Wordsworth had not stayed out of the lake district and so never had the chance coming across nature, read in touch, तो क्लॉ यहाँ पे ऑल्डस हक्सले, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग हु शेड, तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज ए ह्यूमन बींग वर्ड्सवर्थ से आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा, और वर्तमान समय में वर्ड्सवर्थ ऐसे पोइट हैं जो कि काफ़ी प्रासंगिक हैं वर्तमान जो परिस्थितियां हैं विश्व की उसके संदर्भ में, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। वी आर लेड अ स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सॉल, वेयर डू दिस लाइन अपीयर, तो यहाँ पे टिंटन एबी, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी। द प्रिल्यूड undoubtedly places Wordsworth the revolutionary, Wordsworth the main, Wordsworth the poet, and finally Wordsworth the high priest of nature, whose opinion is this, तो प्रोफेसर हर्बर्ट रीड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
Coleridge probably meet Wordsworth in Bristol in August 1795 and first visit to the Wordsworth at Resdown in June 1797. 1797 में कॉलरेज है वो वर्ड्सवर्थ के साथ मीटिंग हुई थी. Wordsworth's best work was done between the year 1798 and 1802. When he was under the influence of Coleridge. Option D. Who was Wordsworth's great idol? तो जो मिल्टन है वो वर्ड्सवर्थ के ग्रेट आइडल थे. ऑप्शन ए वैसे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. मिल्टन ऑप्शन ए में ही दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who calls Wordsworth the historian of Wordsworthshire? तो यहाँ पे लॉलेल ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा. ए. Wordsworth was hardly a man but a wandering spirit with strange adventures and no end to them. Who said? तो P.V. Shelley. Option D. The charge of triviality can be brought against the work of. तो वर्ड्सवर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन ए. A large portion of Wordsworth's work is. तो ये था uninspired. A poet could not but be gay in such a jocund company. Where do these lines appear? तो ये लाइन है डैफोडिल्स की. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. We are selfish men. Oh raise up. Oh raise us up. Return to us again. These line appear in. तो ये टू मिल्टन 1802. तो ये उसकी लाइन है. और यहाँ पे एक जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है? ओ यहाँ पे एपिस्ट्रॉफ लगा है तो ये संबोधन यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हो जाएगा. मिल्टन को संबोधित कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ. Behold in the what I was once who said. तो वर्ड्सवर्थ की लाइन है ये. There neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. Who said? तो ये अभी इसी बुक में पहले हम सवाल ये डिस्कस कर चुके हैं, फिर से इसी में रिपीट हो गया है. Who criticized Wordsworth for not practicing his own theory in his own poem? तो ये T.S. Eliot. ध्यान रखना है T.S. Eliot ने क्या बोलकर क्रिटिसाइज किया है कि जो वर्ड्सवर्थ की रचनाएं हैं वो खुद की थ्योरी नहीं है. क्लासिज्म इज अ हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज अ डिजीज. हु रिमार्क इज दिस? तो ये रिमार्क है गोथे का. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. काफ़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क है ये, पूछा जाता है इसको. वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर एंड विनिंग फ्रॉम द मोरल कंसोलेशन. हुज रिमार्क इज दिस? तो ये कॉम्पटन रैकेट का रिमार्क है. वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओन. When he seeks to have a style, he falls into ponderosity and pomposity. Who said? तो यहाँ पे अर्नोल्ड का ये स्टेटमेंट है. तो ponderosity and pomposity ये दो वर्ड अर्नोल्ड के द्वारा यूज़ किए गए हैं. तो आप कॉपी में नाम लिखें उसका, उसके सामने इन वर्ड को लिखें. Who calls the immortality ode the high water mark of poetry? तो ये एमर्सन का स्टेटमेंट है इमोर्टलिटी ओड के संदर्भ में. वर्ड्सवर्थ uttered nothing base. Who said? तो ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन यानी E.L. टेनिसन की बात है. Just for a handful of silver he left us, just for a ribbon to stick in his code. These lines are about Wordsworth who wrote. तो ये लिखे हैं ब्राउनिंग ने in the Lost Leader. Wordsworth is not always melodious, that he is seldom graceful and only occasionally inspired. Who said? तो ये W.J. लॉन्ग का कथन है. W.J. लॉन्ग ने वर्ड्सवर्थ के संदर्भ में बोला है, लेकिन उससे भी ज़्यादा विलियम शेक्सपियर के संदर्भ में इसके स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. He is the greatest poet of nature that our literature has produced. This is the remark of Long about Wordsworth. काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये वर्ड्सवर्थ के संदर्भ में और इसको आप ज़रूर याद करें. Where does Wordsworth compare himself to an एओलियन हार्प? तो यहाँ पे इन द प्रिल्यूड में ये खुद को कंपेयर करता है किसके साथ? एओलियन हार्प के साथ में. तो आप इसको याद कर लें, ये पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है.
वेयर वर द लिरिकल बैलेट्स अप्रिसिएटेड मोर देन इन इंग्लैंड। तो अमेरिका में लिरिकल बैलेट को ज़्यादा जो अप्रिसिएशन है वो मिला था इंग्लैंड की अपेक्षा। और लिरिकल बैलेट पब्लिश कब हुआ था? 1798 में, जहाँ से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। हु इज़ एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग? तो वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन डी, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ गिव्स यू द बर्ड एंड द फ्लावर्स, the wind and the tree and the leaves just as they are, and is content to let them speak their own message. Who expressed this opinion about Wordsworth? तो ये W.J. लॉन्ग, ये भी लॉन्ग का स्टेटमेंट है। Who according to Long has not only sight but insight? तो ये वर्ड्सवर्थ का स्टेटमेंट है, वर्ड्सवर्थ के संदर्भ में स्टेटमेंट है W.J. लॉन्ग का। फॉर एज पोएम इमोर्टलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेटेड टू, तो यहाँ पे वुगन्स द रिट्रीट, वुगन्स द रिट्रीट, यहाँ से ये इसका कंसेप्ट है वो काफ़ी लिया गया है। हु सजेस्ट और रिटर्न टू नेचुरल एंड सिंपल लिविंग एज द ओनली रेमेडी फॉर ह्यूमन रेस्टनेस। तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ड्सवर्थ के विचार वर्तमान सिनारियो में। द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाई आर्ट दाउ साइलेंट, तो ये एकमात्र लव सोनेट है वर्ड्सवर्थ की। तो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं है, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है किसी राइटर की, सॉरी, बहुत ज़्यादा फेमस जो वर्क नहीं है किसी राइटर का, लेकिन वो काफ़ी कम मात्रा में है, एक ही है, तो वहाँ से सवाल बनने की काफ़ी संभावना रहती है। तो और सवाल यहाँ से कैसा बनेगा कि इससे आपको कोई स्टेटमेंट या इसकी कोई कोटेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, यहाँ से पूछा जाएगा बस जो इस सवाल में पूछा है। तो जो जो काफ़ी फेमस वर्क होते हैं वहाँ से जो कोटेशन है पूछी जाती हैं, जो कम फेमस होते हैं वहाँ से उनका कब लिखी गई, किसने लिखी, और ये पूछा जाता है बस। द पोएम हैप्पी वॉरियर इज़ द पार्टली कमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ, तो इज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ। तो ध्यान रखना है, हैप्पी वॉरियर शिप रैक में उनके भाई की डेथ हो गई थी, तो उसके ऊपर ये लिखी गई है। विच इज़ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, तो ये थी डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। ये कब लिखी गई थी? ये 1793 में शायद लिखी गई है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। कॉलरिज वाज वर्ड्सवर्थ्स फ्रेंड, ही डाइड इन, तो कॉलरिज की डेथ हो गई थी 1834 में, और वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी 1850 में। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे आर फेमस एज द लेक पोइट, लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे इसलिए इनको लेक पोइट बोला जाता था। प्रिल्यूड इज सेड टू बी द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है लिरिकल वैलेट्स वाज कम इन, तो लिरिकल वैलेट है 1798 में आया था, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। 1798 में लिरिकल वैलेट पब्लिश होता है और यहाँ से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। प्रीफेस टू द लिरिकल वैलेट्स केम इन, तो लिरिकल वैलेट्स में प्रीफेस है वो 1800 में प्रीफेस ऐड कर दिया गया था। इन द प्रीफेस टू द लिरिकल वैलेट्स वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्स अ सोनेट ऑफ ग्रे, विच वन, तो ये थी ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। यहाँ ध्यान रखना है, ये जो सोनेट थी ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन हु सेड, तो ये वर्ड्सवर्थ की स्टेटमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स टू द प्रीफेस टू द ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन एंड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स ऑफ, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन। दिस स्पिरिचुअल लव acts not nor can exist without imagination, which in truth is but another name of absolute power and clearest insight, amplitude of mind and reason in her most exalted mood. This faculty hath been the feeding source of our long labor. These line revival Wordsworth concept of imagination. They are the line of concluding book of द प्रिल्यूड। तो ये द प्रिल्यूड की कॉन्क्लूडिंग लाइन है और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, जिनको विलियम वर्ड्सवर्थ के जो कंसेप्ट था इमेजिनेशन का उसका रिवाइवल इन लाइन को माना जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछी जा सकती हैं।
no pleasant image of trees, of sea or sky, no colors of green field, but hues and mighty forms that do not live like a living man. These lines are from Wordsworth, the Prelude Book First. The Prelude Book First. Wordsworth lived for 50 years among the, तो ये कहाँ पे रहे थे? 50 साल. करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, द कम्बरलैंड डेल्समैन. ऑप्शन ए. On the following is not Wordsworth. One of the following is not by the Wordsworth. तो द मे क्वीन ये वर्ड्सवर्थ की वर्क नहीं है, बाकी सब हैं. माइकल है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, और इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, ये सभी हैं, लेकिन डी नहीं है. अब देखिए इस टाइप का सवाल इस बुक में दिया है. आप 2021 टीजीटी का पेपर उठाएंगे तो सेम टाइप का सवाल उसमें भी पूछा गया है. सवाल का पैटर्न इसी टाइप से है बिल्कुल, तो इसीलिए ज़रूरी होती है सारे प्रैक्टिस करना. वर्ड्सवर्थ पब्लिश डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड इवनिंग वॉक इन, तो 1793 फरवरी 1793 में. वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद, तो ह्यूमन हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, यानी ग्रामीण क्षेत्र है और नेचर है उससे जुड़ी हुई उनकी रचनाएं ज़्यादा हैं. नेक्स्ट है द सॉलिटरी रैपर वाज कंपोज्ड इन 1805. इट वाज कंपोज्ड 2 years आफ्टर अ टूर ऑफ अगस्त 1803 स्कॉटलैंड. इट वाज पब्लिश्ड इन, तो 1807 में ये पब्लिश हुई थी सॉलिटरी रैपर. ध्यान देना है. लिखी कब गई थी? तो 1805 में लिखी गई थी जब इन्होंने स्कॉटलैंड की यात्रा की थी उसके बाद में. अब पब्लिश हुई थी 1807 में. सॉलिटरी रिपर काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है. द सॉलिटरी रिपर वाज सिंगिंग इन, तो एक आर्स या गैलिक लैंग्वेज है उसमें ये गा रही थी सॉन्ग, और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. और यहाँ पर जो लेखक है वो, जो यहाँ पे जो लड़की है वो गा रही है उसकी तुलना करता है 2 बर्ड्स के साथ में, कुकू और नाइटिंगल. टिंटन एबे इज, तो टिंटन एबे ड्रामेटिक लिरिक है, और ड्रामेटिक लिरिक. अ प्रिफेस्ड वुमेन नोबडी प्लान्ड टू वार्न, टू कंफर्ट एंड कमांड